आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं ताऊ, बाबा और सरदार के साथ। पिछली बार बाबा ने ये कन्फ्यूजन दूर किया था मेरा। 74वें और 75वें इंडिपेंडेंस डे पे मैं कंफ्यूज था, तो बाबा ने बताया था कि 74 बरस आज़ादी को हो गए हैं, स्वतंत्रता दिवस 75वां है। हाँ, इस बार 75 बरस हो जाएंगे और 76वां स्वतंत्रता दिवस आएगा। बिल्कुल। और ताऊ और बाबा की नज़र से आज़ादी क्या है, वो 44वें एपिसोड में हमने बात की थी। उसका एक रिकैप में बता देता हूँ ताकि जिनको सुनना हो वो जाके सुन भी सकते हैं। ताऊ ने कहा था कि आज़ादी का मतलब अब काम का दिन है, पहले छुट्टी का दिन होता था। बाबा ने कहा था कि आज़ादी हासिल करनी पड़ती है, मिलती नहीं है। और दुनिया में आज़ादी सिर्फ एक है, प्रेम। प्रेम मुक्त करता है। और आपने वो भी कहा था, मुझे याद है, कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी आज़ाद होता है, उसके बाद पहली गुलामी उसके तन पर कपड़ों से आती है और फिर वो धीरे धीरे और नाम ताउम्र से। गुलाम होता है। कपड़ा, नाम, पहचान, हाँ, मातारी, देश। ये भी कहा था बाबा ने कि हाई स्कूल का फॉर्म भरते हुए उन्होंने अपनी जाति का टाइटल हटा लिया था अपने नाम से, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे जाति से आज़ादी मिल जाएगी। ताऊ ने ये कहा था कि स्वतंत्रता दिवस के दिन वो ए मेरे वतन के लोगों सुन सकते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। बाबा का पसंदीदा गीत इस दिन के लिए है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ। कहाँ है? तो ये पिछले बार का रिकैप है, एपिसोड नंबर 44 आप सुन सकते हैं। इस बार बाबा 13 से 15 अगस्त झंडा फहराने को कहा गया है। लोग डीपी वीपी भी बदल रहे हैं, बदलेंगे आप? हम एक कार्टून देखे हैं, उसी को सोच रहे हैं डीपी में लगा दें। बहुत बढ़िया। और उसमें यह है कि एक आदमी किसी एक दूसरे व्यक्ति को लेकर के, जो खासा निर्धन मालूम देता है, उसको लेके एक सरकारी अधिकारी के पास गया हुआ है और कह रहा है कि इन्होंने झंडा खरीद लिया है, अब इनके लिए घर की व्यवस्था कीजिए। घर मांग रहे हैं जिसमें ये झंडा लगा सकें क्योंकि कहा गया है कि हर घर तिरंगा। तो ये जो कंट्रास्ट है, इसी को मैं देखता हूँ कि ये आज भी 75 साल बाद, जिसमें 70 साल किसकी गलती है और 5 साल किसकी उपलब्धि है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरा असेसमेंट यही है कि हम आज़ादी के 75 नहीं 150वें वर्ष में भी लगता है कि गैर बराबरी से आज़ाद नहीं हो पाएंगे, संसाधनों के असमान वितरण से आज़ाद नहीं हो पाएंगे, और न्यायपूर्ण तरीके से प्रशासन और सत्ता को चलाने का जो एक लक्ष्य है, उसको कभी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। उसमें हमेशा कुछ कमी बेसी रह जाएगी और इस तरह के कार्टून आते रहेंगे जिसमें एक आदमी कहेगा कि आपका फरमान है हर घर तिरंगा, मैंने तिरंगा खरीद लिया है, एक घर दे दीजिए तो ये तिरंगा लगा लें। सरकार कह रही है कि हमने सबको घर दिया है और दे रहे हैं, मैं डीपी नहीं बदलूंगा मैं बदल लेता हूं। अगर खुद से बदलता, चूंकि कहा गया है, तो फिर आज़ादी नहीं होगी अगर मैं बदल दूं तो। हाँ, और ये आज़ाद, चूंकि मैं आज़ाद हूं तो मैं अब नहीं बदलूंगा। बिल्कुल। 15 तारीख को चलाते थे, अब 13 से एक माहौल बनाया जाएगा और अच्छा देशभक्ति में देश थोड़ा ओतप्रोत रहे। 3 रंगों में हम तिरंगे को बहुत आदर के साथ देखा जाता है और आदर का हमारे यहाँ थोड़ा दूसरा लेवल होता है। हम आदर और प्रेम में बहुत फर्क बनाते हैं। हम जिसका आदर करते हैं उससे प्यार नहीं करते। मम्मी से प्यार करते हैं, पिताजी का आदर करते हैं, तो पिताजी से प्यार नहीं होता, फिर बहुत ज्यादा सम्मान होता है उसमें। फादर है तो आदर है। हाँ। मैं आशा करता हूँ कि ये सब जो किया जा रहा है उससे शायद तिरंगा लोगों के नजदीक आए और तिरंगे से थोड़ा प्रेम बढ़े। हम भी तिरंगे के प्रति, अपने राष्ट्रगान के प्रति, इन चीजों के प्रति प्यार बढ़ाएं। बिल्कुल। 3 ताल का ये एपिसोड 96वां ऐसा नहीं कह रहा है कि हम तिरंगा घर पे लगाने के या डीपी में लगाने के पक्ष में नहीं है। आप बिल्कुल लगाएं, लेकिन तिरंगा कोई आतिशबाजी नहीं है। तिरंगा एक जिम्मेदारी है, एक गर्व है, एक अधिकार है। और जिम्मेदारी, गर्व और अधिकार, इन तीनों का संवरण करना, वो असली चीज है तिरंगा लगाने के लिए। आप जिम्मेदार नागरिक बने। प्रधानमंत्री भी ये बात बार बार कहते रहते हैं कि जिम्मेदार नागरिक बनिए, गंदगी मत फैलाइए, कायदे से टैक्स का भुगतान कीजिए। कुछ लोगों से उन्होंने ये भी कहा कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए ताकि और लोगों का और योजनाओं में पैसा लगा करके हित किया जा सके। तो ये जिम्मेदारी की बात है। दूसरा क्या है? गर्व की बात। आपका कंडक्ट सही होगा और आपको लगेगा कि आप और आपके साथ ये देश, ये समाज सही दिशा में जा रहा है,
तो आप उस देश, उस समाज को लेके गर्व से भरे होंगे। अपनी जाति के गर्व को देश का गर्व ना समझें, अपने धर्म के गर्व को देश का गर्व ना समझें। देश का गर्व जो है वो समष्टि के गर्व की बात है, उसकी कोई एक पहचान नहीं है, वो सबको लेकर के आगे चलने वाली गौरव की जो चीज़ें हैं, चाहे वो इसरो के प्रयास हों, चाहे आपके वैज्ञानिकों के प्रयास हों, आपके चिकित्सकों के प्रयास हों, आपके दवा बनाने वालों के प्रयास हों, आपके मजदूरों का श्रम हो, आपके यहाँ बढ़ती हुई सड़कें हों, इन सब पे अगर आप गर्व करते हैं तो आप तिरंगे को लगाने के सही तरीके से आप उसको लगा रहे हैं। और तीसरा चीज़ है अधिकार। तिरंगा लगाना आपका अधिकार है, और जिस तिरंगे को आपका ध्वज माना गया है, बताया गया है, उस देश में रहते हुए आपके अधिकार हैं। उन अधिकारों की अवहेलना नहीं हो रही हो, वो अधिकार लोगों तक पहुंच रहे हों, किसी के पास ये स्थिति नहीं हो कि उसके अधिकार तो हैं लेकिन वो उनसे दशकों से, वर्षों से वंचित है। तो गर्व, दायित्व यानी जिम्मेदारी और अधिकार, ये 3 रंग हैं उस तिरंगे के। इन तीनों को अगर आप बरतें हैं तो मुझे लगता है कि आप सच में एक तिरंगा लगा रहे होंगे। वाह। एक चीज़ है जिसको थोड़ा और आगे ले जाते हुए अपन को जहाँ आज बात करनी है, मैंने देखा कि गाने जो हैं, एक ही सावधानी रखें कि तिरंगा लगाते समय देख लें उसके बीच में चक्कर ही होना चाहिए, पंजा नहीं होना चाहिए। गाने जो हैं अपने यहाँ ज़्यादातर वो आज़ादी से जुड़े हुए बने, और फिल्में बहुत बनी हैं विभाजन पर। और 2 फिल्में मुझे याद आती हैं। एक का मुझे मालूम है कि बाबा आप उसके बड़े फ़ैन हैं, वो है गरम हवा। क्या बात। और दूसरी फिल्म तमस, भीष्म साहनी के नॉवेल पे जो बनी, बिल्कुल गोविंद निलानी की है ना वो तमस के डायरेक्टर आई थिंक गोविंद। हाँ, गोविंद निलानी की है तमस। ओमपुरी। हाँ, पसीने से भरा हुआ। क्यों आपको गरम हवा, मतलब जैसे मैं उसको, आप बताइएगा और अच्छे से उसका विश्लेषण करके, वो जो आम आदमी के जीवन में बहुत नुआंस्ड तरीके से दर्शाया गया है कि विभाजन का क्या असर पड़ा, जिसको दर्ज करने के लिए आपको बहुत भीतर, बहुत महीन तक जाना पड़ता है। आप उसको बहुत दूर से नहीं देख सकते हैं। आपके पास डेटा आता है कि विभाजन हुआ, इतने लोग इधर गए, इतने लोग उधर गए, संख्याएं हैं। लेकिन एक व्यक्ति भी जो बाहर से हो सकता है ठीक ठाक समृद्ध दिख रहा है, उसके जीवन पर क्या असर उस सिर्फ एक बड़ी घटना से पड़ा है, उसको बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हुआ है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यही विभाजन की सबसे विकृत तस्वीर है कि विभाजन कभी भी प्राकृतिक नहीं हो सकता। विभाजन एक प्राकृतिक कॉन्सेप्ट है ही नहीं, एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जिस मिथिला से निकल करके सीता अयोध्या में दशरथ के पुत्र को ब्याही गई, उस सीता से आप ये कहें कि अब मिथिला तुम्हारे लिए दूसरा देश हुआ, उसके बारे में सोचना, विचारना, जाने की इच्छा रखना, इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाओ, तो वो कितना उसके लिए दर्दनाक है। मायके की स्मृतियाँ जिस तरह से एक ब्याहता के दिमाग में होती है, विभाजन में वैसी ही स्मृतियाँ विभाजित राष्ट्र के दोनों तरफ रह रहे लोगों की होती हैं। आप जहाँ पे बनते हैं, जहाँ तैयार होते हैं, जिन स्मृतियों और जिन गलियों, लोगों, मकानों, खाद्यान्नों के साथ आप बड़े होते हैं, पोषित होते हैं, उनसे आप मुक्त नहीं हो पाते। आपको बताया जाता है कि राजनीतिक रूप से आपको मुक्त कर दिया गया है, लेकिन वो मुक्त होना हमेशा आपको सालता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके पीछे जो पुल या रास्ता था उसे कोई उखाड़ दे, उसे कोई जला दे, उसे कोई ख़त्म कर दे। हमेशा लोग रूट्स की तरफ भागते हैं, और इसलिए विभाजन की जो विभीषिका है वो, मतलब आप ये देखिए ना कि पलायन और विभाजन में ही फर्क है। पलायन व्यक्ति तय करता है, वो भी परेशानियों की वजह से होता है, और विभाजन राजनीति तय करती है, सत्ताएं तय करती हैं। लोग पलायन कर जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो दर्दनाक नहीं है ना। सैया गैलन कलकतवा ये सजनी, गोलवा में जूता नहीं खे मोड़वा पे छतवा। तो वो पलायन में भी उतना ही दर्द है, लेकिन पलायन आप तय कर रहे हैं, इसलिए आप उसे अंगीकृत करते हैं और आप इस उम्मीद के साथ बोलते हैं कि आप वापस लौटेंगे। हमेशा वो स्वप्न रहता है कि आएंगे, और आप आते हैं। जब छठी मैया बुलाती हैं तब आप आते हैं, जब रक्षाबंधन आता है तब आप आते हैं, जब आपके यहाँ मुहर्रम होता है तब आप घर जाते हैं। लेकिन विभाजन आपको ये गुंजाइश नहीं देता। विभाजन में अचानक से आपका एक बहुत प्रिय डॉक्टर उसी शहर में रह जाता है
और आप किसी और नए शहर में डॉक्टर खोजने लगते हैं। विभाजन में आपका एक बहुत प्रिय मास्टर वहीं रह जाता है जिसने आपको गणित पढ़ाई, और आप जिंदगी में नई गणित खोजने लगते हैं विद्यालयों की, कॉलेजों की। विभाजन में एक मुंडेर पे बैठा कोई स्वाद बेचने वाला व्यक्ति वहीं रह जाता है और आप नए शहर में नए स्वादों में उसको खोज रहे होते हैं। तो विभाजन बहुत दर्दनाक है, क्योंकि विभाजन नदी के दोनों किनारों के बीच में किसी पुल के जल जाने जैसी घटना है। विभाजन अगर जमीन का हो ना तो कोई तकलीफ नहीं होती है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई साथ लड़ी, और जैसे उन्होंने कहा कि अब तुम लोग फ्री हो, हम लोग एक दूसरे को काटने लगे। सारा प्रेम जो है ना कुएं में चला गया और चालू हो गए फिर हम। और जो चालू हुए लोग तो कहते हैं 10 लाख, मतलब इतने लोग मारे गए ऐसे ही मजाक मजाक में। और धर्म की ईर्ष्या नहीं है, वो उखाड़ने की का फ्रस्ट्रेशन है। इस तरफ से उस तरफ जाने, उस तरफ से इस तरफ आने की, सिर्फ वही लोगों के विभाजन के चलते हम इतने सारे लोग मारे गए। वो अब हमारा है नहीं, और जहां जाएंगे वहां पे क्या मिलेगा। ये जो एनार्की एक स्टेट ऑफ माइंड में जो एनार्की प्रिवेल कर जाती है ना, ये व्यक्ति को हिंसक कर देती है, क्योंकि उसको आगा और पीछा कुछ पता नहीं होता है और उसको लगता है कि ये लोग हैं, ये सब कल्प्रिट्स हैं जिनकी वजह से ये हुआ है, और फिर वहाँ पे वो सजा देने लगता है। चॉइस कितनी डिफरेंट होगी, और उस समय की सोचिए कलेक्टिव मन स्थिति कैसी रही होगी लोगों को जब ये तय करना होगा कि उधर जाएं या रुकें, क्योंकि उधर जाने पर भी कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं है और यहाँ रहने यहाँ का पे भी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे गर्म मैं सोचता हूँ उन लोगों के दिमाग, यहाँ पे गर्म हवा है। कितना मुश्किल, ये उनके जीवन का सबसे मुश्किल फैसला होगा। वो हमारे देश के लिए कितने 75 साल हो गए ना, अभी भी ना भूले हैं। उसका दर्द है कि 2 कम्युनिटी के बीच में अभी भी वो टीस बाकी है। उसका डर है कि फिर से ना हो जाए। कुछ ताकतें जो हैं वो ऐसे लगी हुई हैं कि फिर से हो जाए। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। यार अगर विभाजन नहीं होता ना तो अफगानिस्तान हमारा नेबर होता और खैबर पख्तूनख्वा यही होता। तालिबान दिन रात परेशान करता है, उससे हम मुक्त हैं। लेकिन शायद इंसर्जेंसी और टेररिज्म इस तरह से, या तालिबान इतना मजबूत नहीं होता अगर हम वहाँ पे होते तो। अरे साहब, हमारे यहाँ ऐसी स्ट्राइफ की स्थिति होती 9/11 के बाद, खास करके दुनिया पलट गई है। अभी जो है संकट उससे ज्यादा होता और खतरनाक ढंग से होता। इंडियन वीजा जो है प्रतिबंधित होता। अपनी क्या है, क्रिकेट टीम अच्छी होती है, अपन इसी में खुश होते हैं। क्रिकेट टीम हमारी बड़ी अच्छी होती है, हम तो वर्ल्ड चैंपियन होते हैं हमेशा ही। हमारा हित एकदम दूसरा है। हम तो ताऊ पहले भी बता चुके हैं 3 साल में, अभी भी हम ये कहते हैं कि पेशावर को और पार करके और फिर उधर निकल जाते ईरान के बॉर्डर पे, वहाँ जमीन ले करके, और वो जो अपने, अरे बीच में अफगानिस्तान है। इतिहास के किसी भी टाइम में, पता नहीं जब कनिष्क थे तो कैसा था, शांति नहीं रही वहां पे। पावनी असल में अफगानिस्तान के थे। अल्लाह की नेमत है उनको, उन्हें बस कूटना है, कुटते रहना है। वो हमारे बगल में होते, वो समझ अल जवाहिरी जो है पड़ोस में मारा जाता, बहुत ही संकट था। आप जो है वो, अब मान लिया यही मुल्क है हमारा, इतना ही बड़ा है। कुछ लोग जो अखंड भारत की कल्पना करते हैं उनको अपने घोड़े को थोड़ा लगाम देना चाहिए। यही मुल्क है, इसको बचाना है, और उसके बचाने की शर्त वही एक ही है, इस देश में रहने वाला हर नागरिक आपकी तरह स्टेक होल्डर है, और आप उससे भी प्रेम करते हैं, वो भी आपसे प्रेम करता है। एक ही शर्त है, आप वो मुसीबत में हो तो उसको मदद करने जाते हैं, वो आपके लिए दौड़ता है, वह आपकी रक्षा करता है, आप उसकी रक्षा करते हैं, उसके हक की रक्षा आप करते हैं, आपके हकों की रक्षा वो करता है। एक ही रास्ता है, बाकी देश प्रेम का भी कोई दूसरा तरीका नहीं है, देशभक्ति का भी कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आप लोगों को बांटकर इस मिट्टी से प्रेम करते हैं तो मिट्टी ही है, लोग नहीं है तो क्या है देश। और पार्टीशन जो है ना, वो कभी रुकने वाला सिलसिला नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे पार्टीशन आदत बन जाता है। अभी क्या है कि हमारे यहाँ पार्टीशन हो गया 47 में, उसके बाद हमने बनाया पाकिस्तान और हम हुए भारत, और उस पाकिस्तान का दोबारा विभाजन हो गया, एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बन गया, और पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान हो गया। अभी वजीरिस्तान के, बलूचिस्तान के तमाम हिस्सों के लोग जो हैं वो लगातार इस बात को लेकर के संघर्षरत हैं। उनके पास पैसा और प्रभाव नहीं है,
वरना पाकिस्तान के कितने ही टुकड़े हो जाते हैं और हुआ चाहते हैं। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, ये 3 ताल में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। उसका कारण ये है कि भारत है, क्योंकि भारत यह मानता है कि हम साथ रह सकते हैं। पाकिस्तान के निर्माण का आधार ही यही है कि हम साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो प्रवृत्ति का थोड़े संकट। दिनों के बाद एक नहीं रहा, थोड़े दिनों के बाद दूसरा नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने लेजिटिमाइज किया इस बात को कि इन कारणों के से हम साथ नहीं रह सकते। भारत ने कहा कि नहीं, हम रह सकते हैं, इन सब डिफरेंसेस के बावजूद हम रह सकते हैं। बिल्कुल। और यही एक उन्होंने चीज़ है अपने जो यहाँ कि एक भाषा कर ली, साथ नहीं रह पाए। हमारे यहाँ इतनी हमने भाषाएं नोट में हैं, 14 भाषाएं छाप दी। हमने अपने नोट में 14 भाषाएं छाप दी। इतने धर्म हैं, उन्होंने सबको खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी साथ नहीं रह पाए। हमारे यहाँ इतने धर्म हैं, इतने तौर तरीके हैं, इतने कल्चर्स हैं, सब कुछ मिला करके भी, क्योंकि हमने ये माना 47 में ही 15 अगस्त को कि हम साथ रह सकते हैं। देयर इज नो रीजन कि हम इन डिफरेंसेस की वजह से अलग हो जाएं। उनका है कि नहीं, हम साथ नहीं रह सकते, को एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। अब जो है उनके यहाँ बलोच बोलते हैं कि नॉट पॉसिबल, सिंधी बोलते हैं नॉट Not पॉसिबल, possible. पठान बोलते हैं नॉट पॉसिबल, अफगानिस्तान कहता है कि बॉर्डर पर कंटीले तार नहीं लगा सकते, नॉट Not पॉसिबल। possible. हम कहते हैं इट इज पॉसिबल। हम संभावनाओं के देश है, उसने वो संभावनाओं आशंकाओं को के। आशंकाओं का, इसलिए बस एक ही वो चीज़ है टूटेगा। कि जो ताऊ कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम सन 47 में हमने ये कहा कि हम साथ रह सकते हैं और जो रहना चाहे वो रहे। इसलिए इस समाज को ये अमृत महोत्सव के समय में ये सोचना चाहिए कि जिस एक चीज़ ने भारत को नहीं बंटने दिया है, जिस एक चीज़ ने भारत को बांध के रखा है, जिस एक चीज़ ने पाकिस्तान और बाकी तमाम मुल्कों से कहीं कहीं ऊपर, आप देखिए कि अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 5 या टॉप 3 इकोनॉमीज में भारत जा सकता है। जिस तरह की ग्रोथ यहाँ पे है, मार्केट का जिस तरह से ग्रोथ है यहाँ पे, तो उससे संकेत बहुत अच्छे हैं। और बहुत सारा यूथ आपके पास में है जो कि अभी चीज़ों में लगा हुआ है और तैयार हो रहा है। बहुत जवान देश है इस वक्त। तो लेकिन हो क्या रहा है कि साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि अब हम कभी कभी टिकट बांटने लगते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम सऊदी चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। अरे भैया, उसमें जाओगे तो तुम विभाजन में उसी तरह की मानसिकता और प्रवृत्ति के व्यक्ति बन जाओगे जैसा पाकिस्तान है। इसीलिए 75वें साल में सबको एक ही चीज़ फिर से रिकॉल करने की ज़रूरत है कि विद ऑल डिफरेंसेस इट इज पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल। और हमको, बाबा बोल रहे थे कि आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, हमको सुपर पावर बनने से, भारत को सुपर पावर बनने से सिर्फ हम ही रोक सकते हैं। बाकी पूरा यूनिवर्स तैयार है, पूरी दुनिया तैयार है, सब लोग सच तैयार हैं। अमेरिका तैयार है, जापान तैयार है, जर्मनी तैयार है, सबने मान लिया है कि ये बन के रहेगा, राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। लेकिन हम ही रोक सकते हैं। हम चाहें तो फिर भारत को रोक लें, और अगर हम फिर से इम्पॉसिबल वाले मूड में चले गए तो फिर हम रुक रोक जाएगा। सकते हैं। अच्छा, एक अभी पता नहीं आपने देखा है नहीं, मिस मार्वल आया था, अभी नहीं देखा है? जिसमें हम तो अभी कि टीवी फवाद खरीद के आ रहे हैं। फवाद खान भी है। तो मिस मार्वल में वो पाकिस्तान का एक्चुअली बैकग्राउंड है, फैमिली जो अब यूएस में सेटल्ड है। तो वो एक लड़की है जो नायिका है उसकी, उसमें भी जो बैकग्राउंड है स्टोरी का वो पार्टीशन तक जाता है। और वो ट्रेन के दृश्य हैं उसमें, जो नायिका है उसकी नानी की आखिरी ट्रेन से लौटते हुए वहीं पे उनकी हत्या हो गई थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस बारे में प्री रेक्विजिट क्या होना चाहिए जब भी हम पार्टीशन पे ताऊ बात करें, उसमें हत्या और बलात्कार हो, अंग्रेज़ों को और कांग्रेस को कोसने की या जिन्ना को कोसने की कोशिश हो, या हिंदू मुसलमान के बीच जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट या जो कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए था नहीं हो पाया, उस पे बात हो, वो कैसे देखें? मैं एक मोहम्मद सज्जाद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उन्होंने लिखा है, उनको कोट कर रहा हूँ, कि भारत का विभाजन एक बहुत जटिल मामला है जिसके लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना ना समझिए। इसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कांग्रेस और ब्रिटिश शासन सबकी भूमिका है। किसी की कम है, किसकी ज़्यादा, ये बहस की गुंजाइश है। कुल मिलाकर बंटवारा एक ऐसा मामला है जिसमें सब लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिम्मेदार कौन है। लेकिन समझने की बात है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारी शक्तियाँ काम कर रही हो। आप अग्री करते हैं इस बात से? अरे यार, वो तो मुझे सर्दी भी होती है ना, तो हम कह सकते हैं कि एक फैक्टर नहीं था, बहुत सारे फैक्टर थे। एक्चुअली इसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, फलाना हाँ, ढिकाना। वही, उसके लिए जिम्मेदार जिन्ना था। जिन्ना
कि आपको कहीं तो सेटल करना पड़ेगा ना, आप सबको गिना दीजिएगा एक साथ, उसके लिए जिम्मेदार जिन्ना थे। जिन्ना की जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे वो हिंदुस्तान में पूरे नहीं हो रहे थे, वो तो कांग्रेस का हिस्सा थे। बिल्कुल उनके साथ थोड़ा सा अन्याय भी हुआ था कांग्रेस के अंदर, पर जिन्ना ने वो खुद रिलीजियस आदमी नहीं था, खुद वो पोर्क ईटिंग, विस्की ड्रिंकिंग सब कुछ था। हाँ, वो खुद बहुत रिलीजियस आदमी नहीं था, पर उसने रिलीजन को यूज किया और इस तरह से किया कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चला गया, उस आदमी के चलते हुआ। और ये पाकिस्तानी भी अब एक्सेप्ट करते हैं, जो उनको फादर ऑफ द नेशन भी मानते हैं, कायदे आजम भी कहते हैं, लेकिन उनको भी ये पता है, और वहां के भी जो एनालिस्ट हैं वो अब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि यार वो कहते हैं कि जब आपने नेहरू को भी, गांधी को भी, हिंदू महासभा को भी, इसको भी, उसको भी, ये ऑफ कोर्स ये सारे लोग उस समय एक्टर्स थे इस थिएटर के, पर उसका जो प्रोटैगनिस्ट था पार्टीशन का ना, जिसको हम एंटागनिस्ट बोलेंगे इधर की नज़र से, वो मिस्टर जिन्ना ही थे। उनके एम्बिशंस वो मैनेज नहीं कर पाए और उन्होंने कसम टाइप की खा ली कि मैं अब अलग देश बना कर रहूंगा, नहीं तो अंग्रेजों का भी रोल था ना फिर तो। हम तो मेजर भाई मानते हैं ताऊ की, देखिए इसमें एक बड़ी भूमिका अंग्रेजों की रही, और मैं कहता हूं कि जो ताऊ बात कह रहे हैं ना, इनको परखने के लिए आप देखिए कि दोनों तरफ फादर ऑफ नेशन है, और दोनों का कैरेक्टर आप समझिए। एक तरफ जिन्ना फादर ऑफ नेशन है और एक तरफ महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है। गांधी कह रहे हैं कि मेरी लाश पे बंटवारा होगा, और जिन्ना कह रहे हैं कि बंटवारा नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। तो दोनों का बार्गेन ही एकदम अपोजिट है। अरे वो जिन्ना को पूछते थे लोग कि भाई देश जब बन जाएगा तो कैसा होगा, तो उनको भी आइडिया नहीं था कि क्या करेंगे, मतलब आप बंटवारा कर लोगे उसके बाद क्या करेंगे, तो वो डांट देते थे लोगों को कि बकवास, ये पहले होने तो दो उसके बाद देखेंगे। हो गया तो उन्होंने क्या कहा, हिंदू हैं तो आप अपने मंदिर जाइए, क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च जाइए, ये देश जो है वो सबके लिए खुला है। अरे सबके लिए खुला है, आपने बनाया तो उसको इस्लाम के आधार पे है ना, आपने वहीं पे चरस बो दी, जिसका फल जो है आज पाकिस्तान के लोग भी भुगत रहे हैं और अपन भी भुगत रहे हैं उसके साइड इफेक्ट। वो जिम्मेदार थे, उनको जिम्मेदार इसमें माना जाएगा। मैं विलन नहीं बना रहा हूँ किसी को, पर जिम्मेदारी तो अपनी अपनी बनती है। हाँ, और हम नेहरू के मत्थे यहाँ पे होता है, इस देश में चलन है ना, बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार नेहरू थे। आप इसके लिए भी 5% मान लो, उनके भी एम्बिशन रहे होंगे। गांधी जी और नेहरू के बीच में जो मजबूत गाढ़ा राजनीतिक संबंध था उसके चलते उसका भी असर पड़ा, पर नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे इसलिए उन्होंने होने दिया। गांधी जी का मुस्लिम प्रेम, फलाना ठिकाना, अंग्रेज हमको बांट दिया। हम क्या बेवकूफ बैठे हुए थे, इतने बड़े बड़े लोग, कोई बांट रहा है तो हम बंट गए, ऐसा ये अंग्रेजों ने बांट दिया। अंग्रेजों ने बांट दिया किसको भाई, अंग्रेज तो आप ही से डील कर रहे थे, जिन्ना साहब से, गांधी जी से, वल्लभ भाई पटेल से, जवाहरलाल नेहरू से, पब्लिक से थोड़ा ना डील करते थे वो, तुम बंट जाओ। अंग्रेजों ने बांटा, हम क्या बेवकूफ बैठे हुए थे, ये सब पढ़े लिखे लोग थे, सारे बरिस्टर टाइप के लोग थे, एक भी सारे वकील। एक तो वकीलों के हाथ में देश दे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं वो। पर खैर मजाक अलग है। आप ये मानो कि अंग्रेजों ने हमको बांटा, उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, जैसे कि हम बिल्कुल इनोसेंट साधारण लोग, हमें तो कोई भी कुछ बोलता है हम बहक जाते हैं, ऐसा नहीं है। सबके पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, अब जो हुआ सो हुआ, पर जिन्ना जी जिम्मेदार थे। मैं तो मानता हूँ पूरा इतिहास पढ़ने के बाद कि मोहम्मद अली जिन्ना, एक गुजराती फादर ऑफ द नेशन, दूसरा गुजराती फादर ऑफ द नेशन। मैंने एक ड्रिंक घर पे इजाद की है, पेट के लिए बहुत अच्छी है, मैंने उसका नाम रखा है फायदे आजम। जिन्ना बाबाए कौम थे और हमारे ये babae.com है। डिजिटल की दुनिया के बाबा। बाबा एक आखिरी चीज इस पे बात करके फिर अपन अगले उस पे चलते हैं, वो ये कि विभाजन को थोड़ा सा डोमेस्टिक परिवार की तरफ लेके आते हैं, और परिवारों में भी बंटवारे होते हैं। परिवार में जब नहीं बनती है तो ऐसा लगता है विभाजन जरूरी है आज़ादी के लिए। 2 बहुएं हैं, 2 बेटे हैं, नहीं हो रही, नहीं को एग्जिस्टेंस हो पाता है, और फिर ये समझा जाता है उचित यही है कि अपना अपना चौका अलग कर लो और अलग रहने लगो। वैसा प्रेम तो नहीं रह पाता जैसा पहले था, पर थोड़ी देर के लिए एक शांति जैसी स्थिति हो जाती है, रोज के बर्तन की टकराहट नहीं होती। तो उस तरह से डोमेस्टिक सेटअप में विभाजन की कोई उपयोगिता आप देखते हैं? या नहीं, वही है जो ताऊ ने कहा ना, ताऊ ने यही बात रखी कि विभाजन के बाद में आपको लगता है कि अब आप अपने सेफ बाउंड्री में आ गए हैं। ताऊ ने कहा कि अच्छा हुआ विभाजन हो गया है। हर बहू यही कहती है, अच्छा हुआ विभाजन हो गया है। नहीं, हमारे बच्चों के लिए दूध ही नहीं बचता था, सब तो इन्हीं के बच्चे पी जाते थे। उसको तो समझ ही नहीं आता है कि घर में बाकी बच्चे भी हैं, सब अपने बच्चों को देती रहती है। घी पता नहीं, हमारे लिए तो घी नहीं होता है, उनके बच्चे जो है चुपक के खाते हैं। खिचड़ी निचोड़ दो तो घी टपकने लगता है। तो ये जो धारणाएं हैं, लेकिन मामला क्या है, विभाजन हमेशा ईगो से पैदा होता है।
जहाँ पे अहम टकराता है, जहाँ पे आप उसे आज़ादी कह सकते हैं, लेकिन वो दरअसल अहम का टकराव है। और ताऊ जो दृष्टांत दे रहे थे उसमें कुछ भी नहीं है सिवाय जिन्ना के अहम के। जिन्ना का ईगो था जो जिन्ना को उस स्तर तक ले गया जहाँ पे आप सोचिए कि अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद साहब, तमाम सारे सुलझे हुए मुसलमान थे, कोई उसके पक्ष में नहीं था। और जिन्ना साहब की जो टेर थी, एकदम पता नहीं कौन सी अफीम उन्होंने चाट रखी थी, पीते दारू थे, टेर अफीम वाली थी कि नहीं जाए बंटवारा करके मानेंगे। ईगो होता है, फिर बंटवारे के बाद दूगो हो जाता है। हाँ, तो ईगो जो है ना वो दुगो हो जाता है। और इसलिए लोगों को लगता है कि अब जैसे ताऊ वो एक कंपोजिट न्यूक्लियर स्पेस को कहते हैं कि हाँ ये अच्छा है, तो वो बहुओं को भी वही लगता है। तो डोमेस्टिक और बॉर्डर बहुत अलग नहीं है, और विभाजन हमेशा ऐसे ही होता है। प्रशासन वहाँ पे भी विभाजित किया है और प्रशासन ही यहाँ पे भी विभाजित किया है। बाकी कहने से कोई मानता नहीं कि नहीं ऐसा कीजिए, ऊपर वाला आपका नीचे वाला हमारा। कहते ना हमारे अगर हम गैया बांधना होगा तो ऊपर सीधे हम सीधे गैया लेके जाएंगे ऊपर, नीचे आधा कीजिए ऊपर आधा दीजिए। ऐसे नहीं होगा कि नीचे नीचे, अच्छा पापा का जो बैठका था वो आप ले लेंगे, पीछे जो दीवार गिर गई थी वो कमरा हमारा। ऐसे थोड़ी होगा। हमारे यहाँ लोग आएंगे तो हम कहाँ बैठेंगे, हमारा दामाद आएगा तो कहाँ बैठेगा, आगे आप पूरा बैठका ले लेंगे 17/14 का। तो ये जो है ना भाई साहब मामला, ये बहुत खतरनाक मामला है। इसलिए क्या होता है कि फिर वकील किया जाता है, और सन 47 में भी वकील किए गए थे। और वकील, हाँ, और वकील करने से क्या होता है कि 4 भाइयों के बीच में जब 13 बीघा जमीन बंटती है तो चारों को 3-3 बीघा मिलती है। 1 बीघा कहाँ जाता है कोई जान नहीं पाता है। 13 में 4 आए, 3-3 सब पाए, 1 कहाँ गया कोई पता नहीं। तो बैरिस्टर जो है कुछ ना कुछ कर ही देता है। कार्नर प्लॉट जो है ना वो मिल गया उनको। दिक्कत ये है कार्नर प्लॉट जो है ना वो ले गए जिन्ना साहब। नहीं, अच्छा उनको लगा उनका कि एडवांटेज यही है बस कि कॉर्नर प्लॉट है। कभी चीन, कभी अमेरिका, सब लोग कॉर्नर प्लॉट पे जो है नजर गड़ाए रहते हैं। तो वो एक एडवांटेज है बस, जो जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बोलते हैं जिसको। पर प्रशासनिक कार्यों से विभाजन अच्छी चीज है। धार्मिक कार्यों से मत करो, प्रशासनिक कार्यों से ही तो बिहार झारखंड अलग हुए। उत्तर प्रदेश को 2-4 टुकड़े होने चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अलग हो गए। महाराष्ट्र में विदर्भ को बनना चाहिए। अच्छी बात है प्रशासनिक कार्यों से अलग हो जाना, चौका अलग कर लेना, सब कुछ अलग कर लेना, वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो आजादी पर और बंटवारे बटा हुआ पर घर मुझे अच्छा नहीं लगता। बस एक ही चीज है। मुझे लगा था कि ये मिसरा है, अभी शेर पूरा करेंगे। अच्छा नहीं लगता। नहीं, मिश्रा तो हम हैं, शेर को देख लेंगे कौन है। अच्छी बात नहीं है। हाँ। तो आज़ादी पर और बंटवारे पर, और किसी भी तरह के बंटवारे पर, ज़रूरी नहीं कि देश के ही बंटवारे पर, आप अपने किस्से, अपने अनुभव हमें भेजिए, चिट्ठियाँ भेजिए radio@aajtak.com पर। अब साडा जीवन उच्च बिजार की बारी है। संक्षेप में इसको निपटा के फिर अगले विषय पे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में एक जगह है शिवाजी नगर। वहाँ 72 बरस के एक बुजुर्ग ने पुलिस से एक तोते की शिकायत की है। बुजुर्ग का कहना है कि उनके घर के सामने वाले घर में एक पालतू तोता है। वो जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो तोता उन्हें देख के सीटी बजाता है, जिससे उन्हें तकलीफ होती है। तो बुजुर्ग ने तोते के मालिक के खिलाफ खड़की पुलिस स्टेशन में शिकायत की। पुलिस ने तोते के मालिक को थाने में बुलाया और उसे चेतावनी दी कि बुजुर्ग को किसी भी तरह की परेशानी भविष्य में ना हो, इसका आप ध्यान रखें। वैसे मैं ये सोचता हूँ, बाबा अगर होते और बाबा को देख के तोता अगर सीटी बजाता तो बाबा काउंटर में उससे भी तेज हो जाते। हाँ, अब मतलब गजब बुलाऊ है। अब तो आओ, हम लोग इतने सारे बुजुर्गों की बात कर चुके हैं इस 3 ताल में, जो अपने अपने गांव, इलाके, कस्बे में कुख्यात रहे हैं लोगों के साथ पंगा लेने में, है ना, कि कोई एक बात उनको कह दे और उसके बाद फिर पिनक के जो है वो हे दादा कुर्र तुम्हारी तो, है ना, उस तरह से। अब तोता सीटी बजाता था। हाँ, गाली देने के लिए तोते मशहूर होते हैं। हाँ, वही। तो अगर चोर चोर कहे, कुछ और कहे, कुछ और कह दे, तब भी बात समझ में आती है। अरे आपने वो सुना है, वो है नहीं कि एक आदमी, ये तो ये ना विकास दुबे ने अपराध किया, घर गिरा दीजिए उसके बाप का, उस टाइप का मामला में मालिक को क्यों बुलाएंगे आप? सुग्गा जो है वो अमर्यादित है। एक पुरानी कहानी है ना कि हाँ, तोता बहुत गाली देता था। गाली देता। वो क्या था कि राम उसका राम पड़ोसी गुजरता था रोज, तो उसको कहता था ओए कुत्ते। दूसरे दिन फिर गुजरा, बोला ओए कुत्ते। तो उसने शिकायत कर दी मालिक से तोते के। तो उसने बहुत डांटा तोते को, थोड़े लगा भी दिए 1-2 चपत कि क्या बदतमीजी करता है आज के बाद। तो दूसरे दिन वो फिर गुजरा वहां से, ये देखते हुए तोता कुछ बोलेगा तो नहीं। तोते की दहलीज जैसे ही पार की, बोला आज तो नहीं बोला। तोता बोलता है सीटी हो जाके, ओए समझ तो गया ही होगा।
ये नहीं, बात। एक तोते का क्या हुआ, वो बहुत गालियां देता था। तो ये बात जो है सुन ली मौलवी साहब ने। मौलवी साहब ने कहा कि यार ये तुम्हारा तोता बहुत गाली देता है, मेरे यहाँ जो तोते हैं वो दिन रात जो है ना वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, कुरान खानी करते हैं, तो मेरे यहाँ थोड़े दिनों तक छोड़ दो, वो सीख जाएगा कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छी बात बताई, मौलवी साहब ने उसको ले गए मदरसे में छोड़ दिया उन तोतों के साथ जो कि सिर्फ अच्छी बातें करते थे। और 10 दिन बाद आए कि जरा देखें कितना सीखा है, तो जैसे ही घुसे बाकी सारे तोते बोल पड़े हो कुत्ते। तो हमेशा ना बुरी संगत वाले का असर ज्यादा है। एक अकेला पक्षी सुग्गा तोता जो बोल लेता है, कोशिश कर लेता है नकल करके, आवाज निकाल करके मनुष्य जैसी हरकतें कर लेता है मनुष्य जैसी, उसके पीछे पड़ गया है इंसान। अब आप देखिए इतने लतीफे जो है वो तोते पे हैं। कौवे पे लतीफे नहीं मिलेंगे आपको, मैना पे नहीं मिलेगा, बया पे नहीं मिलेगा, मोर पे नहीं मिलेगा, चुटकुला तोते का बनेगा। इतने में ही चैन नहीं है, लोग तो मतलब केंद्रीय एजेंसियों को भी तोता ही कहती हैं। आपकी पब्लिक जो है वो कहती है कि तोता है वो। सरकारें भी तोते का उपयोग करती हैं। हाँ, सरकारी तोता भी बोलता है किसी को, "ओए कुत्ते।" ये तोता बोलता है, किसी के घर जाता है, कभी पूरब में कभी पश्चिम में, अब वहां पे खड़ा होकर कहता है कुत्ते। लेकिन ये उसकी आवाज पसंद है आपको? कभी कभी बहुत मुझे तो कर्कश लगती है। मुझे थोड़ा मिट्ठू का जो उपमा उसके लिए रखी गई, मतलब तोते का नाम बाय डिफॉल्ट मिट्ठू रख दिया गया कि उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है, मुझे थोड़ा जाती लगती है। इतनी मीठी नहीं होती तोते की आवाज़, टे होती है हाँ। उसकी आवाज, बड़ी कर्कश सी और बहुत श्रिल, एकदम चुभने वाली सी होती है, हाई तोता पिच। सिर्फ सीटी बजाते वक्त अच्छा बजाता है। हाँ। तो पहले टाए टाए वाली जो है ना आवाज, टाए टाए, सुग्गा की आवाज क्या कहा जाता है? आप उसका उच्चारण टाए से जो आवाज आ रही है वो अच्छी कैसे हो अच्छा, ये सकती है? सुग्गा सिर्फ अवध में बोलते हैं और भी मतलब मैंने भी हमारे गांव में भी सुग्गा ही हाँ, बोला हमने है। तो कई गीतों में, कई कहानियों में सब जगह सुग्गा पढ़ा है। विवाह में, बाबा आपको याद होगा, विवाह में अवध में मैंने देखा है कि जो मंडप लगता है उसमें एक सुग्गा, पता नहीं बिल्कुल। आपके यहाँ होता है या नहीं, बिल्कुल सुग्गा होता है, और सुग्गा केवल उछाड़ मंडप में के ही ले नहीं, जाते हैं उसको बाद में। केवल वही नहीं, जो दूल्हे का मौर बनता है, हम्म, वो हरी सी एक टोपी पहनता है चमका हुआ झालरदार, उसमें भी सुग्गा टंगे रहते हैं। हम्म, तो सुग्गा जो है, और सुग्गे के ऊपर कितनी ही कथाएं, किंवदंतियां, लोकोक्तियां भरी पड़ी हैं सुग्गे का श्रृंगार से लेकर के, क्योंकि उसके कलर इतने कमाल के हैं ना। आप देखिए कि नीले भूरे और काले और मटमैले चितकबरे, इस तरह के तमाम पक्षियों के बीच में एक ऐसा पक्षी है जिसके पास 2 फ्लोरोसेंट कलर है, फ्लोरोसेंट रेड है, एक फ्लोरोसेंट ग्रीन है। उसकी हरी काया देख के भी तबीयत हरी हो जाती है, और उसकी लाल टोंट देख करके भी तबीयत हरी हो जाती है। लोग कहते हैं कि राजीव गांधी की नाक सुग्गे की टोंट जैसी थी। तो ये श्रृंगार का भी एक उपमेय उपमान है। तो सुग्गा की बहुत कथाएं हैं। आप राजस्थान का ये पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है उसमें आर्ट का काम देखें, मुगल मिनिएचर्स आप देखें, जो कार्विंग है तमाम मंदिरों की और तमाम प्रासादों की, उनको आप देखें, पेंटिंग्स आप देखें, ब्रिज क्षेत्र के तमाम सारा काम आप देखें, वीविंग का। सुग्गा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव की तरह वहाँ पे मौजूद रहा है। मोर और सुग्गा, इन दोनों को बहुत महत्व दिया गया है। आपको याद होगा दरवाजों के पास आमतौर पर घरों में लटकन आती थी एक, हाँ, और उसमें हमारे घर सुग्गा में अभी होता भी था। है। हाँ। हमारे घर में अभी भी लटकन है, वो राजस्थान से ला हाँ। करके हम टांगे हुए हैं जगह जगह पे। कपड़े के सुग्गे बनाना जो है हाँ। बहुत हाँ। तो प्रचलित उसमें कला लटकन थी। में क्या है कि हमारे घर में तो बड़ी वाली लटकन है, 6 फीटी 8 फीटी। तो उसमें क्या है कि वो तमाम सारी चिड़ैया सुग्गा ऐसी बनी हुई है, लेकिन नीचे एक हष्ट पुष्ट हरा सुग्गा है। तो ऊपर वाली जो है वो लाल है ना, और कत्थई है, लेकिन नीचे वाला जो सुग्गा है वो प्रॉपर हरा भरा सुग्गा है। ठीक है, तो सुग्गा पुराण में आज इतना ही, क्योंकि इसके बाद जो विषय है वो थोड़ा बड़ा है, उसको भी समय से निपटाना है। पर सुग्गों से जुड़े हुए, तोतों से जुड़े हुए आपके पास अगर कुछ चुटकुले हों या किस्से हों तो भेजिएगा। आप में से किसी के पास अगर आता रहा हो कोई तोता या आपने रखा हो तो बताइएगा। और एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद मौन पर बात करनी है, चुप्पी पर। जब शब्द अपने सामर्थ्य खो बैठता है तब मौन बोलता है। एक ब्रेक के बाद।
राम राम भाइयों, मैं हूँ मनबीर भाटी, दल्लूपुरा नोएडा से। मौज आ गई आज तो, खजाना सुधारा मिल गया। आज हमने सुना है पॉडकास्ट आज तक रेडियो पे, खबर ऐसी सी बतावें मजा सा आ जा। तो मेरा तो भाई होगा मामला सेट। रोज नहाना है, धोना है और फिर लत्ते पहन के मुझे मोबाइल पे चलाना है आज तक रेडियो। मेरी शॉप पे अब बजेगा सिर्फ आज तक रेडियो। सुन के देखो, सारा जहां सुन रहा हो।